A very good welcome to all the students. Today we are going to start the new chapter, the Read 2. जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वॉल्ट डिज्नी वाला, जिसका नाम था अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी. मुझे आई होप दैट यू गाइज हैव लाइक द चैप्टर अ लॉट. और चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वॉल्ट डिज्नी के बारे में, उनके एल्डर ब्रदर के बारे में, रॉय जो थे, रॉय डिज्नी, उनके डैडी के बारे में, और डिज्नी लैंड कैसे बना उस बारे में. और इट वाज अ मोटिवेशनल चैप्टर आई थिंक. तो आप कुछ उससे लाइफ लेसन्स भी ले पाएंगे हम उन चीज़ों से. वो एक चीज़ जो थी. दूसरा, वॉल्ट डिज्नी से जैसा उनके ब्रदर ने वॉल्ट डिज्नी के बारे में जो बात कही, उसी संदर्भ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए थोड़ा और मोटिवेशन की जो बात है और लाइफ के अंदर अपने गोल्स को पाना कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसको और ज़्यादा बेटरमेंट कर सकते हैं हम अपनी खुद की लाइफ के लिए, उसके लिए हमारा जो इसी यूनिट 2 के अंदर सेकेंड जो रीड 2 है उसका नाम है शेपर शेप्ड. उसका नाम है शेपर शेप्ड. शेपर शेप्ड का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, शेपर शेप्ड का मतलब है कि ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को ढलना चाहता था और वो खुद ढल गया. इंग्लिश में मैं इस चीज़ को थोड़ा एक बात से समझाना चाहूँगा. इसको मैं बोलता हूँ अडेप्टेबिलिटी. इसके लिए मेरे पास एक वर्ड है अडेप्टेबिलिटी. आप कहीं पर भी किसी भी माहौल में रहते हैं तो क्या आप उसके लिए अडेप्ट होते हैं? 11th के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो माउंटेन के ऊपर माउंटेनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो वो उस माहौल से अडेप्ट होना चाहते हैं, अडेप्टेबिलिटी चाहते हैं कि उनके लंग्स उतनी एयर को ले पाए, उतनी सुविधा से वो ऊपर चढ़ पाएँ. तो वो वहाँ का जो माहौल है उसके हिसाब से हम अपने, इसके लिए 2 वर्ड मैं यूज़ करूँगा. एक है अडेप्टेबिलिटी, ADAPT, अडेप्ट करना, किसी चीज़ को अडेप्ट करना, अडेप्ट ले लेना, अपने अंदर उसको एकसार करना, अडेप्टेबिलिटी. और दूसरा जो मैं चीज़ बात करूँगा उसको मैं बोलूँगा एक्लेमेटाइजेशन, जो साइंटिफिक वर्ड है एक्लेमेटाइजेशन. एक्लेमेटाइजेशन की बात चार्ल्स डार्विन ने भी की है. एक्लेमेटाइजेशन का मतलब है क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अनुरूप ढाल देना. तो अडेप्टेबिलिटी आप किस प्रकार से अपना माइंड सेट सेट करते हो, एक्लेमेटाइजेशन आपकी बॉडी का होता है. तो यहाँ पे बट ऑब्वियस बात हो रही है अपने दिमाग की. दिमाग से हम कितने अडेप्ट हो सकते हैं और क्या हम इतने अडेप्ट हो जाएंगे कि जो हमें बना रहा है या हम किसी चीज़ को बना रहे हैं वो हमें बनाने लग जाएगी. ऐसा कई लोग बोलते हैं कि इन द नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर, समथिंग विल बी देयर. 1 सेकेंड, आई हैव टू ड्रॉप एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ. यस, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. हाँ, तो मैं बात कर रहा था शेपर शेप्ड की. शेपर शेप्ड के राइटर हैं, उनका नाम है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय. हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय नाम से ही आपको पता चल रहा है इज बंगाली. ठीक है, बहुत ही फाइन इंडियन इंग्लिश राइटर, पोएट में इनका शुमार है. बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं. दूसरा, इनको इस तरीके से भी पहचाना जा सकता है. थोड़े बहुत फैक्ट्स हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा. सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है, सरोजिनी नायडू के यंगर ब्रदर थे ये भी एक जानने लायक फन फैक्ट है हमारे लिए. दूसरा कि बहुत सारे इन्होंने ये जो द अर्दन गॉबलेट, इस जो शेपर शेप्ड है वो एक्चुअल के अंदर अर्दन गॉबलेट में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है. जो पोम है उसका नाम है द अर्दन गॉबलेट. तो जो मिट्टी का पिंड उसमें से वो जो अर्दन गॉबलेट लिखा गया है. इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग भी लिखे हैं, प्लेज 5 से 6 प्लेज लिखे हैं और मूवीज़ में भी एक्टिंग की है इन्होंने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं. 51-52 के अंदर मद्रास में से ये लड़े थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं. अच्छे म्यूजिशियन भी थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते थे. और एक बहुत ही फेमस मूवी है गुलजार की, बावर्ची. बहुत पुरानी मूवी है राजेश खन्ना की, बट इट वॉज अ सुपर हिट मूवी. उस मूवी के अंदर भी इन्होंने एक बहुत अच्छा पेट्रियार्कल फादर का रोल किया था, वन हू टेक्स केयर ऑफ ऑल हिज सन्स. पर वो किस प्रकार से करते हैं, कैसा पेट्रियार्क, कैसा इंसान होता है. पेट्रियार्क मतलब आपको पता हो तो मातृ सत्तात्मक होता है, वैसे पितृ सत्तात्मक भी चीज़ें होती हैं. तो वहाँ पे इन्होंने हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उसमें बहुत ही अच्छा रोल किया था. मुझे बेसिक इनके 2 रोल बहुत पसंद है. एक माला माल नसीरुद्दीन शाह एक्टर हैं, उनकी एक मूवी के अंदर उनके ग्रैंडफादर का रोल किया और जो बोलते हैं कि 30 डेज़ के अंदर आपको यू हैव टू स्पेंड 30 करोड़ रुपीज़.
तो मैं आपको 300 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो बहुत ही अच्छी मूवी है मालामाल, देखने लायक है। फन एलिमेंट्स भी उसके अंदर, कैसा इंसान को पैसे से मोह छूट जाता है वो इसमें बताया जाता है कि हम कितने लालची होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन अस आवर सोल। हमारी आत्मा से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा थिंकिंग वाले व्यक्ति हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। एक थोड़ा फेज और 92 के अंदर इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और बॉम्बे के अंदर इनकी डेथ हुई। अर्स्टवाइल उस टाइम पे मुंबई बॉम्बे था, तो वो उस टाइम पे इनकी डेथ हुई और अच्छी उम्र जिए, 92 ईयर्स की जिए। और एक और फैक्ट है इनका कि ये इंडिया का पहला, जो इनकी वाइफ कमला देवी है, पहला जो तलाक है लीगल प्रोसीजर, किसी भी कोर्ट ने, इंडियन कोर्ट ने किसी को तलाक दिया तो वो इनका तलाक हुआ था। ये भी एक फैक्ट है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का। तो ये फैक्ट है, तो इस बारे में कुछ जानकर आपको थोड़ा अच्छा ही लगा होगा, आई होप। तो ये सब चीज़ें मैं राइटर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको भी थोड़ा उससे नॉलेज एक्यूमुलेट हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नॉलेज का सिंपल रूल है, उसे फैलाने से वो फैलता है। तो आपको शायद हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ने का थोड़ा शौक लगे तो आप भी ज़्यादा उसके अंदर जाएँ। सत्यजीत रे की मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया। सत्यजीत रे पहले ऐसे डायरेक्टर जिन्हें इंडियन डायरेक्टर जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया अपूज ट्रिलॉजी के लिए, वो भी देखें। तो लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिली। पाथेर पांचाली नाम है अपूज ट्रिलॉजी के अंदर। पाथेर पांचाली बहुत ही बढ़िया है मूवी, मैंने देखी है बंगाली में, बट सब टाइटल के साथ देखी है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर अस, अगर हम कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ शेपर शेप्ड की। शेपर शेप का सिंपल सी मीनिंग यही है कि ऐसा इंसान जो शेपर था वो लोग बनाता था और वो खुद शेप्ड हो गया। सही है। अशोका ने हज़ारों लोगों को कलिंग के युद्ध में हज़ारों लाखों लोगों को मरवाया, पर जब वो शाम के समय निकला और एक बौद्ध साधु था, उससे उनकी जो मुलाकात हुई तो उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि उसका जवाब उनके पास नहीं था। अशोक के पास सब कुछ होने के बाद भी जवाब नहीं था और वो उन जवाबों को पाने के लिए उसने वो सब चीज़ों को छोड़ दिया। और वो जो शेपर था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी और मौत तय की थी, वो अगले दिन खुद शेप्ड हो गया। समझ में? वो शेप्ड कैसा हो गया कि वो अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वो हज़ारों और लाखों लोगों की ज़िंदगी बनाने में, इसलिए अशोका दी ग्रेट बना। वो बाद में लोगों को मार के ग्रेट नहीं बना, लोगों को बचा के, लोगों के लिए कुछ करके वो ग्रेट बना। ठीक है, तो यहीं की इसी पे हम बात शुरू करते हैं। इन डेज गॉन, पहली लाइन है, इन डेज गॉन बाय आई यूज्ड टू बी अ पॉटर। इन डेज गॉन बाय आई यूज्ड टू। डेज गॉन के लिए देखो मैंने एक अंडरलाइन कर लिया है, ओल्ड टाइम्स, पुराना, एंशिएंट टाइम, पुराने समय पे। हम कई बार अपनी पुरानी बातें करते हैं कि पुराने समय में अच्छा था, पहले बहुत मज़ा आता था, पहले ऐसा था, लॉकडाउन से पहले ऐसा था। तो वही चीज़ थोड़ी सी इसमें ये बात कर रहे हैं। राइटर प्रोटैगनिस्ट खुद है, खुद के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है इन डेज गॉन बाय, इन डेज गॉन बाय, जो दिन चले गए हैं, आई यूज्ड टू बी, मैं हुआ करता था, अ पॉटर who would feel his fingers mold the yielding clay। मैं वो पॉटर हुआ करता था जिसे मैं ऐसा मानता हूँ कि उस टाइम पे मैं पॉटर था। पॉटर मतलब क्या? जो कुम्हार, जो घड़ा बनाता है, मैं पॉटर था। who would feel, जो ये सोचता है, मैं ऐसा सोचता था पहले कि his fingers mold the yielding क्ले, उसकी जो फिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट्री, अपनी उंगलियों को इस प्रकार से वो चलाता था कि ऐसी क्ले, सॉफ्ट क्ले, यील्डिंग क्ले, जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, सॉफ्ट क्ले को किसी भी आकार के अंदर ढाल सकता था, ऐसा मैं सोचता था। मोल्ड मतलब ढालना, शेप देना। इस फिंगर्स मोल्ड द यील्डिंग क्ले, किसी भी टाइप की क्ले को मैं किसी भी टाइप, लोटा बना सकता था, उसको मैं बर्तन बना सकता था, किसी के लिए प्लेट बना सकता था, दिया बना सकता था, कोई भी चीज़, छाछ रखने के लिए एक ऐसा जो ठंडक दे वैसा मटका बना सकता हूँ, पानी देने वाला, जो लोगों को दिया दे ऐसा गर्म, जो रोशनी दे ऐसा गर्मी वाला दिया बना सकता था, एक ही क्ले से। तो वो उसको गर्व था उस चीज़ पे। आई यूज्ड टू बी अ पॉटर हु वुड फील, उसे लगता था हिज फिंगर्स मोल्ड द यील्डिंग क्ले टू पैटर्न्स ऑन हिज व्हील, बस अपने व्हील के कुछ पैटर्न वो चेंज करेगा, इतनी स्पीड में चलाएगा या जिस प्रकार से वो आगे पीछे करेगा, तो जिस प्रकार से वो चलाएगा, तो कुमार का पहिया जो व्हील है वहाँ पे आपने देखा होगा, बड़ा सा कुमार का पहिया, उसको वो लकड़ी से यूँ इस प्रकार से करके फिर वो चलाते हैं। उसके बाद वो जब वो घूमता है तो उसके अंदर हमको, अभी तो मोटराइज्ड हो गया है, तो जितनी स्पीड में और किस प्रकार से उसको करना है तो वो अपने हिसाब से पैटर्न बना के, खाली चक्कर चला के वो जो चाहे वो बना सकता था, ऐसा वो सोचता था। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वन, पर अब क्या हो गया है? नाउ थ्रू, अब वो बात बीत चुकी है। अब थ्रू, द्वारा, किसके द्वारा? विजडम, नॉलेज, ज्ञान,
अब मुझे ज्ञान हुआ है लेटली वन, बहुत देर से आई बुद्धि, वन मतलब जीती है मैंने इसे मैंने प्राप्त किया है। लेटली वन दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, ये जो पहला पैसेज है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। वो बोल रहा है दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, वो मेरा जो गर्व है, प्राइड है, वो अब ख़त्म हो चुका है, वो मर गया है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो मैं किसी भी मिट्टी के ऊपर करूँगा, मैं पॉटर हूँ, मैं निर्माण करता हूँ, मैं सृष्टि को रचता हूँ, मैं सृजन करता हूँ, मेरा ये गर्व था, मैं जो चाहे बना सकता हूँ। तो बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वन दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, जब मुझे इस बात का नॉलेज हुआ, किस बात का नॉलेज हुआ वो बताएगा, दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, अब मेरे पास वो गर्व नहीं बचा है। आई हैव सीज्ड टू बी द पॉटर, अब मैं रुक गया हूँ। सीज्ड मतलब स्टॉप्ड, CEASED, सीज फायर आपने सुना होगा, कई बार मैंने आप देखा होगा, कई बार जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है सीज फायर, आग को रोकने वाला। तो आई हैव सीज्ड टू बी द पॉटर, मैं अब पॉटर नहीं रहा हूँ, अब मैं पॉटर नहीं हूँ। एंड आई हैव लर्न टू बी द क्ले, अब मैं क्या बन गया हूँ, अब मैं खुद मिट्टी बन गया हूँ, अब मैं माटी बन गया हूँ, अब मैं खुद यील्ड होना चाहता हूँ, मुझे जैसा भगवान मोड़ेंगे, जिस प्रकार से वो ही पॉटर है, सारी उंगलियाँ उसके हाथ में, वो जिस प्रकार से चलाएगा उस प्रकार से मैं चलूँगा, जिस शेप में मुझे डालेगा। वो मुझे दिया बनाना चाहते हैं, वो मुझे मटका बनाना चाहते हैं, वो मुझे जग बनाना चाहते हैं, वो मुझे गिलास बनाना चाहते हैं, वो मुझे दोना बनाना चाहते हैं, मुझे प्लेट बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर। ये जो लाइन है वो क्या दर्शाती है, वो समर्पण दर्शाती है। समर्पण का मतलब टोटल सरेंडर, 100% मैं सरेंडर हूँ, आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, आई एम रेडी। देखो गुरु भी ऐसा ही बोलते हैं कि भाई मेरा शिष्य अगर पूर्ण समर्पण के था, अंगूठा काटना वो वही बात है कि समर्पण है, अंगूठे के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा एकलव्य। पर अंगूठा काटना ज़रूरी क्यों है, तो वो बताता है, दर्शाता है कि उनके प्रति उनका कितना समर्पण है। तो ये पहला जो हमारा स्टैंजा है उसके अंदर जो लास्ट लाइन है वो इस बात को बताती है, समर्पण को, यानी कि सरेंडर। इसको याद रखना, कोई ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं है, पर समझने के अंदर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो हमारा स्टैंजा शुरू होता है, इन अदर डेज, वापस वही पुरानी जो बात की थी वैसा कैसे वापस लौटा। इन अदर डेज यानी ओल्ड डेज, पुराने समय पे, आई यूज्ड टू बी अ पोएट थ्रू हुज पेन इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम। बहुत पुराने समय पे आई यूज्ड टू बी अ पोएट, मैं पुराने समय में पोएट हुआ करता था, ऐसा मैं सोचता हूँ। हुज पेन इन्यूमरेबल सॉन्ग्स, अनगिनत सॉन्ग्स, जिसे गिना ही नहीं जाए, रोज़ाना इतने सारे सॉन्ग्स में बजाता और इतने सारे सॉन्ग्स में लिखता। इन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन। तो वो सब क्या करते, ऐसे सॉन्ग्स में लिखता कि वो लोगों के दिल जीत ले, प्रशंसा, लोगों की प्रशंसा जीतते। वो शब्द ऐसे होते कि लोगों के दिल में पहुंच जाते। तो मैं उसका सृजन करता था, अपने आप को ऐसा मानता था कि जैसे मिट्टी जो बनाता है पॉटर, वैसा का वैसा सृजन करता मैं भी हूँ। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज, पर अभी फिर किसके द्वारा, नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज। वही जिसने बोला कि पुरानी जिस प्रकार मुझे लेटली वन, जिस प्रकार की बुद्धि मैंने जीती है, वैसा ही न्यू गॉट नॉलेज, नया नॉलेज, मुझे नई बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है। बुद्धिमत्ता के बारे में पहले भी बात करता हूँ कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको नॉलेज हमको मिल गया है तो हम कुछ लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाए। उस नॉलेज को पॉलिश करना पड़ता है, बार बार पॉलिश करना बहुत, अदरवाइज उसके ऊपर मिट्टी की परत, जैसा म्यूकस की लेयर बन जाती है हमारे दिमाग में, वैसे ही मिट्टी की परत बन जाएगी और हम भूल जाएंगे कि हम क्या करने वाले थे। नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड लॉन्ग, जो कि मेरे पास पहले नहीं था, ऐसा नॉलेज जो पहले नहीं था। आई हैव सीज टू बी द पोएट, अब मैं रुक गया हूँ, स्टॉप कर दिया है मैंने, अब मैं पोएट नहीं हूँ। आई हैव सीज टू बी द पोएट एंड आई हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, अब मैं बन गया हूँ सॉन्ग, खुद ही सॉन्ग बन गया हूँ। आई एम नाउ सॉन्ग बाय माई सेल्फ, ये समर्पण की निशानी है, मैं सॉन्ग हूँ। अब मैं, उसने बोला मैं तो मिट्टी हूँ, अब मेरे को आप जैसा ढाल, अब मैं बोला मैं खुद सॉन्ग हो गया हूँ। आप जिस भी स्टैंजा में गवाओगे वैसा मैं ढालूंगा, जिस प्रकार से आप मुझे ढालोगे, मैं जिस पेन की इंक में आप चलाओगे वो मैं चल जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो गीत हो गया हूँ, गीत बहता है, वादियों में बहता है, पानी में चलता है, गीत सब जगह, प्रकृति में गीत है, संगीत है। तो आई हैव बिकम अ सॉन्ग, मैं खुद ही सॉन्ग बन चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आई वॉज अ फैशनर ऑफ सोर्ड्स, मैं फैशनर ऑफ सोर्ड्स मतलब वन हु मेक्स सोर्ड्स, वो सोर्ड्स बनाता है। सोर्ड्स मतलब क्या, तलवारें। तो जब इन द डेज दैट नाउ आर गॉन, ऐसे दिनों में मैं तलवारें बनाता था, जो कि तलवारें, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तलवारें बनाता था। आई वॉज फैशनर ऑफ सोर्ड्स। अब फैशनर ऑफ सोर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, एक तो सोर्ड जो बनाते हैं, दूसरा उस सोर्ड के ऊपर उसको कितनी धार देनी है,
कितना उसको तीखा रखना है, कितनी जगह पे मोटा रखना है, उसके ऊपर क्या कलाकारी उकेरनी है, उसकी जो मूठ है उसको किस तरीके से जो हैंडल है उसे किस प्रकार से परफेक्ट रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। मुझे लगता है मैं तलवार बनाता हूँ। इन डेज दैट नाउ आर गॉन विच ऑन 100 बैटलफील्ड, जो कि हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताया भी है। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट का मीन्स क्या है कि आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जब पेश करते हो, तो ये बोलो कि 100 हज़ारों युद्ध मैदानों के अंदर वो मेरी तलवारें चली, ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शोन, एक ही बात को 3 बार रिपीट किया है। चमकी, ग्लीम का भी मतलब चमक है, शोन का मतलब भी चमक है, रेपिटेशन किया है। ये इस चीज़ को उन्होंने, ये एपिथेट के तौर पे यूज़ करता हूँ मैं। ऐसा एपिथेट है कि भाई एक चीज़ के अंदर ज़्यादा मसाला डालने की कोशिश की है। मेरी तलवारें चमकी, मेरी तलवारों ने चमक कहर मचा लिया, मेरी तलवारों की बिजली कौंधी, ये सब ऐसे ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स और ऐसे वर्ड्स हैं। बिजली की तरह तलवार से मेरी तलवारों की चमक ने उनको अंधा कर दिया। ठीक है, ऐसा एक जो बैटल ऑफ थर्मोपोली जब हुआ था, जिसको आप प्यार से 300 मूवी के नाम से जानते हो, वो एक्चुअल के अंदर बैटल ऑफ थर्मोपोली जो किंग जर्क्सीस के सामने जब वो वॉर हुआ था, तब उन दोनों का जब डायलॉग हुआ, द किंग लियोनाइडस जो स्पार्टा के किंग थे, तो लियोनाइडस ने को उन्होंने बोला कि हम जर्क्सीस ने उन्हें बोला कि हम इतने तीर चलाएंगे कि आसमान ढक जाएगा। उन्होंने बोला इतने तीर चलाएंगे आसमान ढक जाएगा, वो आसमान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, मोर देन 2 और 3 लाख की सेना थी, और वो सिर्फ 300 लोग थे स्पार्टन्स। तो स्पार्टन्स में किंग लियोनाइडस ने ये बात बोली कि हम शैडो में लड़ेंगे, हम इतने पावरफुल हैं कि आप तीर चलाओ तो हम छाया में लड़ेंगे, पर लड़ेंगे ज़रूर, वी आर गोइंग टू फाइट। तो ये ग्लिटर ग्लीम एंड शोन, ये बातें ऐसी बड़ा चढ़ा के बात करने की होती है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा ग्लिटर्ड ग्लीम एंड शोन, मेरी तलवारों ने सब जगह अपनी चमक फैलाई, यानी वो जीती युद्ध। बट नाउ दैट आई एम ब्रिमिंग विद साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, पर आज मैं ब्रिम करता हूँ। ब्रिम मतलब एज। आप कभी कप भर के पानी या चाय भरो तो आप देखो कई बार पानी थोड़ा सा उसके ऊपर की तरफ आया, पर वो गिरता नहीं है, उसका जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिम, अप टू द ब्रिम इंग्लिश में बोलते हैं। फिल माई ग्लास अप टू द ब्रिम, या द रिवर इज ब्रिमिंग। ब्रिमिंग मतलब पूरी भर गई है, अब वो छल हो गई है, 1 सेकेंड हल्का सा टल्ला लगेगा और अंदर से पानी निकल पड़ेगा। तो ऐसा अब मैं किससे छल हो गया हूँ? साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, यानी मेंटल पीस, मुझे मानसिक शांति, भगवान की वजह से मुझे जो मानसिक शांति मिल रही है उस वजह से मैं बहुत ही शांत हूँ। तो मुझे अब तलवारों की खनखन, तलवारों की चमक, वो सब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव सीज टू बी स्वॉर्ड मेकर, अब मैंने रोक दिया है खुद को स्वॉर्ड मेकर बनना। अब मैं स्वॉर्ड मेकर नहीं हूँ, सीज टू बी स्वॉर्ड मेकर, एंड आई हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, मैं खुद तलवार बन गया हूँ। अब आई एम माई सेल्फ बिकम अ स्वॉर्ड, अब मैं खुद तलवार हूँ। तलवार का मतलब क्या है? तलवार को जब तक कोई उठा के यूज़ नहीं करेगा, वो किसी को खुद तो मारने नहीं जाती, उसको कहीं पे यूज़ करना पड़ता है। तो आई एम रेडी टू बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड। मुझे आप तलवार की तरह पेश करना चाहते हो जो कि बुराई का नाश करे, जो इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का नाश करे, तो आई एम रेडी। मेरा लॉर्ड मेरे साथ है, लॉर्ड चाहते हैं कि मेरे मन के अंदर शांति हो और मैं सभी लोगों के अंदर वो प्रकाश की लहर पहुंचा सकूं, तो आई एम रेडी फॉर इट एंड आई हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड। अब मैं सीख चुका हूँ स्वॉर्ड बनना। वापस ये भी समर्पण की निशानी है। इन बायगॉन टाइम्स, ऐसा समय जो जा चुका है, बायगॉन ओल्ड टाइम्स, आई यूज्ड टू बी अ ड्रीमर, मैं हुआ करता था एक सपना देखने वाला, एक ड्रीमर यहाँ पे इसने क्यों बोला है? ड्रीमर ये इसलिए बोलता है कि मैं ऐसा स्वप्न दृष्टा था, ऐसा स्वप्न देखता था कि मैं ही सबसे पावरफुल बनूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे पास ही सब चीज़ें हो, दौलत शौहरत सब कुछ मेरे पास हो। तो ये थोड़ी लाइन लंबी है, इसको समझना। आई यूज्ड टू बी अ ड्रीमर हु वुड हर्ल, जो किसी को भी कुछ भी बोल सकता था, हर्ल करता था, गुस्सा होता था लोगों के ऊपर, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता था। हु वुड हर्ल ऑन एवरी साइड एंड इंसलेंस, कहीं भी मेरा जब अपमान होता या मेरा डिसरिस्पेक्ट होता तो मुझे लगता मेरा जो अहम है उसे ठेस लगी है, मेरा जो सम्मान है उसको ठेस लगी, कोई मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता या फिर कोई मेरा अपमान करता तो मैं उसकी तरफ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता, मैं उसके खिलाफ उसको गालियाँ देता। ऑन एवरी साइड एंड इंसोलेंस रिस्पेक्ट ऑफ एमरल्ड एंड पर्ल, जेम स्टोन, सब तरफ मुझे सिर्फ पर्ल्स और जेम स्टोन्स, एमरल्ड, रूबी, पन्ना है, मोती है, जवाहरात है, वही सब मुझे दिखाई देते। मैं उनके ही स्वप्न देखता, और जब मेरे और उन जो दौलत के बीच में अगर कोई आता, उस शोहरत, उस पैसे के बीच में जब कोई आता, तब मैं क्या करता, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें अब्यूज़ करता या फिर उनका
खात्मा करता। ये मेरा स्वप्न पूरा करने के लिए कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से मैं अपना ये स्वप्न पूरा करूंगा। तो वो दिमाग में उसके बाद थी। ऑन एवरी साइड एन इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब डिसरिस्पेक्ट, असम्मान, ऑफ एमरल्ड एंड पर्ल। तो मैं उन जेमस्टोन के पागलपन के अंदर इतना दीवाना हो चुका था कि मैं किसी भी चीज़ को की वैल्यू नहीं करता। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग, पर आज मैं नील करता हूँ। नील मतलब मेरे घुटनों के ऊपर आज गया हूँ, समर्पण कर दिया है मैंने। नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, आज मैं झुक गया हूँ किसके सामने? सुप्रीम, परम पिता परमात्मा गॉड के सामने आज मैं अपने घुटने झुकाता हूँ, यानी कि मैं पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ। देखो इंडियन में तो आप देखो फॉरेन वगैरह में लोग नील डाउन करते हैं किसी भी चीज़ को सम्मान देने के लिए, अपना एक घुटना नीचे करके सम्मान करते हैं। इंडिया में तो साक्षात दंडवत है। दंडवत का मतलब क्या है? ज़मीन के ऊपर लकड़ा कैसे दंड लकड़ा होता है, वो कैसे नीचे गिर के दंडवत हो जाता है, तो हम तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। यानी ये पूर्ण समर्पण कि मैं तो धरती के बराबर हूँ आपके सामने, भगवान के सामने हम कैसे हाथ जोड़ के और पूरे दंडवत हो जाते हैं, साक्षात दंडवत करना। तो एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, वो अपना मन का बात है। हम कई लोग दंडवत होके भी दंडवत नहीं होते हैं, कई लोग दंडवत नहीं होके भी पूरे साक्षात दंडवत मन से होते हैं। तो वही फील इनके अंदर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय कहना चाहते हैं, एट द फीट ऑफ द सुप्रीम गॉड आई हैव सीज्ड टू बी द ड्रीमर। अब मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया है, अब मैं ख्वाब नहीं देखता हूँ किसी भी प्रकार का कि मैं यहाँ तरक्की करूँगा, वहाँ दौलत कमाऊँगा, वहाँ शौहरत कमाऊँगा, ये तीर मार लूँगा, कुछ नहीं। एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम, अब मैं बन गया हूँ, खुद स्वप्न बन गया हूँ। अब स्वप्न के अंदर तो सब कुछ चीज़ें होती है, जैसा भगवान करवाएंगे, जैसा परमात्मा करवाएंगे वैसा मैं करूँगा। मैं पहले पॉटर था जो घड़े बनाता था, और फिर मैं बन गया खुद घड़ा, खुद मिट्टी बन गया। मुझे जिस शेप में आपको डालना है वो डालो, ठीक है। पहले मैं सॉन्ग लिखता था, फिर मैं खुद गीत बन गया। पहले गीतकार था, फिर मैं गीत बन गया। मैं तलवारबाज था, फिर मैं खुद तलवार बन गया। और सबसे अंत में मैं स्वप्न दृष्टा था, और अब मैं खुद स्वप्न बन गया हूँ। स्वप्न के अंदर ही रहता हूँ, स्वप्न के जीवन को ही जीना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समर्पण का भाव बताती है। ये ऐसी पोम है जिसको मैं मोटिवेशन नहीं कहूँगा, ये है स्पिरिचुअल पोम, जो हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है, और परमपिता परमात्मा से एकात्मता है उसके बारे में ये बात कर रही है। और बहुत ही सिंपल, अच्छी टोन, एकदम सटल है। कोई हाइपरबलिक स्टेटमेंट्स अधिक नहीं दिए गए हैं, कोई इस चीज़ को फैंसी वर्ड्स के साथ कहीं पर भी लूप में नहीं डाला गया है, और बहुत ही सिंपल मीटर के अंदर ये पोम लिखी गई है, और ये अंदर तक पहुंचती है, लोगों को लगती है ये पोम, इसीलिए इसका नाम शेपर शेप्ड है, द अर्दन गॉबलेट। ठीक है, तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में मैंने आपको अच्छा नॉलेज दिया, थोड़ा उसके बारे में आप गूगल कीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा राइट दिस मोमेंट। और किसी चीज़ को जानने में कोई बुराई नहीं है, पर इंग्लिश में एक और बात भी कहते हैं हम हंसी मजाक में, कई लोग बोलते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, यानी अज्ञानता आशीर्वाद है। जिसको कुछ पता नहीं है ना, जो कुछ पढ़ते नहीं है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो आराम से अपनी खुशी खुशी जीवन बिता देते हैं। आते हैं सुबह उठे, खाना खाया, बैठे, अपना काम किया, बिजनेस पे गए, यहाँ वो कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, खाते पीते मौज करते हैं हम तो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उनको, किसको कितनों को कोरोना हो गया, किसको क्या हो गया, कैसे कोरोना फैलता है, उसका भी इलाज कैसे होगा, हाँ जो होगा तब देखा जाएगा। तो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो आदमी टेंशन नहीं लेता है। कभी देखा आपने बहुत गरीब आदमी को, वो टेंशन नहीं लेता, मजदूरी की, पत्थर तोड़े, गया घर पे, खाना खाया, सो गया, अपने को क्या लेना देना। अब हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्या सबकी चिंता करते हैं, सुबह चाय लेके बैठे, अखबार पढ़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, ये पढ़ा, गुजरात समाचार पढ़ने लगे, और उसके बाद टेंशन में आ गए, अरे यार क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब इतने डॉलर्स का बैरल आता था, अब हम क्या करेंगे। कोरिया के पास तो, नॉर्थ कोरिया के पास किम जोंग अन कुछ न कुछ परमाणु विस्फोट कर देगा, हम तो परेशान हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे बिजनेस ठप। अब इतना नॉलेज आप लेके और उसके बारे में इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो आप मेंटल पीस रखो, अपने अंदर से शांत हो जाओ। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब मैं मजाक में कह रहा था, इग्नोरेंस इज ब्लिस तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपको नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आपको ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी काम आएगा। नॉलेज को शार्पन अप करते रहना चाहिए। जितना आप उसको शार्प रखेंगे, अपनी बुद्धि को जितना तेज़ रखेंगे, उतना ही आपको आगे हो जाके सक्सेस दिलाएगी। आज के लिए इतना ही। रीड 2 मैं कंप्लीट करता हूँ, शेपर शेप्ड, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का। बहुत ही छोटा सा है बट बहुत अच्छा है, इसे रीड करना बहुत ज़रूरी था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं फिर से वापस आपसे मुखातिब होऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसकी तरफ हम जाएंगे। यस, यूनिट नंबर 3, मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग
मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। मैनेज योर स्ट्रेस एंड दैट मीन्स स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा मैंने वर्ड यूज़ किए थे, एक्लेमेटाइजेशन, एडेप्टेबिलिटी, वैसा ही एडजस्टेबिलिटी, किसी चीज़ के साथ में एडजस्ट हो जाना। अब यहाँ पे एक वर्ड है, जब मैं इसको बोलता हूँ एडजस्ट, तो डी साइलेंट एडजस्ट। थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, बिकॉज मैंने जो एमफिल किया है प्रोनाउंसिएशन पे ही किया है, तो आपको उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अब यू गेट टू लर्न मोर अबाउट इट, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना बहुत है। 12th स्टैंडर्ड की तैयारी आप अच्छी कीजिए, बेटर ऑन रहिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है।